नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 को अपना गोल मानकर चल रहे हैं किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चाहे आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, पीओ या क्लर्क की, चाहे आप एसबीआई पीओ या क्लर्क को फोकस कर रहे हो, या फिर आप आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा। इस वीडियो को अगर आप शुरू से आखिरी तक देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो इस बात को अगर आप फॉलो करते हैं जो मैं बोलने वाला हूं तभी आप देखिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा। ठीक है? अगर आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि मुझे एसबीआई पीओ क्रैक करना है, सिर्फ अगर आप ये दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे हर साल सिर्फ एसबीआई पीओ का ही पेपर फिल करना है और मुझे यही पेपर निकालना है, तो चांसेस आपके 99% है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे का रीजन ये है कि क्या होता है, कभी कभार मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था, काफ़ी पुराना स्टूडेंट, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि वो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करता था, बाकी नहीं, मुझे नहीं करना है सर, मैं नहीं देना चाहता, मुझे यही देना है। और जब जब वो एग्ज़ाम की डेट आती थी कुछ कुछ उसके साथ हो जाता था। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कोई मतलब घर में बीमार हो जाता था, कभी उसका एक बार ऑपरेशन हो गया था। तो ऐसे ऐसे करते करते एक बार इंटरव्यू का समय, इंटरव्यू तक पहुंच चुका था, इंटरव्यू के समय उसको ऑपरेशन करवाना पड़ गया। तो ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ होती है, लेकिन ये चीज़ होती है। तो इसलिए दोस्तों, जो मेरा एम था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं वही एम बोलूँगा कि आप भी लेकर चले, मुझे पीओ बनना है। कौन सा पीओ, क्या फर्क पड़ता है यार, एसबीआई में हो चाहे किसी दूसरे बैंक में हो, पीओ तो पीओ है, सैलरी तो उतनी है, 2-4 हज़ार का फर्क होता है। बस डिपेंड करता है कि आपको नौकरी चाहिए, मुझे पीओ बनना है, या फिर मुझे बैंक में नौकरी चाहिए। अगर आप पीओ का करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे पीओ बनना है, नहीं तो आप क्या बोल सकते हो, मुझे बैंक की नौकरी चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, आखिरी तक देखिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो नहीं भी देखें तो चलेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो सेम होती है, हर बार स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की जाती है। तो जो भी मैं स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, क्या क्या पढ़ना होता है और किस तरीके से आपको अपने 2024 को अपना बेस्ट ईयर बनाना है अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम जो बैंक का सिलेबस होता है उसके बारे में। सिलेबस नहीं, पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ कि पैटर्न क्या होता है। तो प्री प्लस मेंस, और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है, ये इंटरव्यू सिर्फ पीओ के लिए होता है, क्लर्क में नहीं होता। ठीक है? पीओ में ही सिर्फ इंटरव्यू होता है, क्लर्क में नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मेजर जो एग्जाम होते हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बट जो मेजर एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो होता है एक एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, उसके बाद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट। ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो हर साल होते ही हैं। कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि आरबीआई असिस्टेंट नहीं हुआ किसी साल, या फिर एसबीआई क्लर्क या पीओ नहीं हुआ। वैसे पीओ तो हर साल ही होता है, क्लर्क बीच में हुआ था कि 2016 के बाद एक का गैप आ गया था। तो ये जो 7 एग्जाम है इनको आपको फोकस करते हुए चलना है कि भैया मुझे इन 7 के पेपर देने हैं। अब ये 7 एग्जाम आपके इस 2024 में होंगे, जिसमें से एसबीआई क्लर्क तो अभी हो रहा है, अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद एसबीआई क्लर्क है। तो जिसने इसका फॉर्म फिल नहीं किया, ये मत सोचना कि अरे सर 2024 का एक पेपर तो हमारा मिस हो गया। नहीं मिस हुआ है। ठीक है? अच्छा, एक एग्जाम और होता है दोस्तों, जिसको एसओ बोलते हैं, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई एसओ, जो भी है। तो एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होता है, लेकिन उसमें पोस्ट बहुत कम होती है, इसलिए उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो एसबीआई क्लर्क जिनका भी मिस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो 2024 का पेपर है ना, वो मान के चलो कि दिसंबर या अगले जनवरी में होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट आती है वो किस में आती है और सबसे ज्यादा इजी कौन सा एग्जाम होता है? तो अगर हम यहां पर दोस्तों लेवल के हिसाब से बात करें तो आरआरबी क्लर्क सबसे इजी लेवल का होता है। ठीक है? उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, ये 2 लेवल होते हैं। ठीक है? इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है आरआरबी पीओ का। हालांकि ये जो होता है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इसमें थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस वे में ये थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन आरआरबी पीओ जो है, जो पैटर्न चलता आ रहा है, मतलब घिसा पीटा, वही 10 सालों से जो चलते आ रहा है वही चीज आएगी, बस उसी में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या हाई लेवल रहता है। तो ये होता है आरआरबी पीओ। इसका मेंस थोड़ा अच्छा लेवल का रहता है। ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ही हलवा रहता है, 200 में 100 नंबर ले आएंगे।
कट ऑफ अगर मैं बोलूँ इसी साल के मैं अपने स्टेट की कट ऑफ बताता हूँ, तो कट ऑफ जो गई थी आरआरबी पीओ की 200 में से 69 गई थी। और एक स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ जो यहीं मेरे साथ में ही रह रहा था, 73 मार्क्स आए थे उसके, तो 73 नंबर में उसका सिलेक्शन हो गया आरआरबी पीओ में। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें तब मेरे नंबर थे 86, 200 में 86 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत जानना कि कौन सा पेपर आसान है कौन सा पेपर मुश्किल है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि इसके बाद कौन सा पेपर। तो इसके बाद अगर बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट का प्री सबसे इजी होता है इन सब में। आरआरबी क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट का पेपर सबसे इजी होता है, लेकिन इसका मेंस मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको इजी पेपर नहीं बोला। क्योंकि देखो प्री निकालना, प्री बहुत आसान होता है लेकिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम होती है, जिस वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। पेपर के लेवल की अगर बात करें तो लेवल एकदम हलवा, 100 में 80 85 90 तो ऐसे ही ले आओगे आप, लेकिन कट ऑफ जाती 92 93 94 95 96। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको हार्ड बोल रहा हूं। ठीक है, लेवल वाइज ये आसान रहता है बट कट ऑफ के हिसाब से ये हार्ड होता है। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की। कुछ लोगों का मानना होता है एसबीआई पीओ ज्यादा हार्ड होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतने सालों से हर साल पेपर देते आ रहा हूं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के, इक्वल लेवल बोल सकते हैं या फिर दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ अगर हार्ड आ गया तो एसबीआई अपना मतलब ट्राई नहीं करेगा या उसी लेवल का लाएगा, वो और ज्यादा अच्छा लेवल करने की कोशिश करता है। और यही रीजन है कि पिछले 4 साल 5 साल में जो लेवल है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप अगर उठाकर देखें 2014 का पेपर 2015 का पेपर, आप बोलोगे ये तो मैं तो कल ही पीओ बन जाऊंगा, आप ऐसा सोचोगे। 2014-15 का पेपर आप उठा के देख लो, आज से 7-8 साल पहले का, और वही चीज आप इस साल का पेपर अगर जिसने दिया है उसको तो भैया पता ही होगा कि क्या लेवल था इनका, रीजनिंग मतलब उड़ा दिया था। तो ये तो हुई बात एग्जाम की। अब बात करते हैं कि प्री जो है वो कैसे क्रैक करना है। पहले तो हम मेजरली प्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी जब आपको पता होती है ना तो आप अपना रूटीन उस तरीके से फिर बना सकते हो, तो ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो पहले प्री की बात कर लेते हैं। पहले टाइम मैं वो बता देता हूं आप लोगों को कि कितना समय किसको देना है। तो अगर मैं प्री की बात करूं दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सिर्फ प्री ही प्री पढ़ना है अभी, कम से कम 1 से 2 महीना, सिर्फ प्री ही प्री आपको पढ़ना है कम से कम 1 से 2 महीना। ठीक है, जब आपका प्री में ऐसा आपको लगे कि हाँ भाई अब मुझे सिलेबस आ गया, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब आप अपने इसमें इंक्लूड कर दो मेंस को। और ये जो सिर्फ प्री वाला है ना, ये दोस्तों 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं कि 6 महीने तक प्री ही प्री पढ़े जा रहे हैं। इसको आपको फुल फोकस के साथ 1 से 2 महीना पढ़ना है। जब आपको लगे हाँ मेरा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मुझे चीजें सब कुछ समझ में आ गई है, बस मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, उस समय फिर आप मेंस को इंक्लूड कर लो। और मेंस के लिए रीजनिंग में बता रहा हूँ, मेंस के लिए प्री का ऐसा कुछ वो नहीं रहता है भैया प्री करोगे तभी मेंस करना है, ऐसा नहीं होता है। कुछ बेसिक चीजें होती है थोड़ी बहुत, वो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट मेंस में भी कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेंस बहुत हार्ड होता है क्योंकि पीओ लेवल का, तो मेंस आपको करना बहुत जरूरी है। जो इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, देखो सबका अलग अलग होता है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका वो फेज निकल जाए बिगिनर वाला, उसके बाद की बात बता रहा हूं। प्री का आपका होना चाहिए 20% और मेंस का आपका होना चाहिए 80%। 20% आपको प्री पे ध्यान देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, और 80% आपको मेंस में ध्यान देना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है, प्री तो वो क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि प्री इजी भी होता है, और प्री में बहुत ज्यादा, जैसे मान के चलिए अगर 1000 वैकेंसी है तो 20,000 लोग प्री निकालेंगे, 20,000 लोग। 10,000 वैकेंसी है तो 2 लाख लोग प्री निकालेंगे, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो वो 2 लाख में से सिर्फ 10,000 20,000 जितने भी लोग, जितने भी सीट से सिर्फ उतने सिलेक्ट होंगे, इसलिए मेंस ज्यादा हार्ड होता है। इसकी तैयारी पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बोलूं तो सर मेंस के लिए कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दो, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी जी और जान से, तब जाकर आपका मेंस से क्वालिफाई होगा। उन लोगों की बातें बिल्कुल यहां नीचे आके कमेंट में मत लिखना, अरे मेरा फलाना दोस्त ने तो 3 महीने में पेपर क्लियर कर लिया बिना पढ़े, ये वो। भाई ऐसे होते हैं 1000 में एक आध। उसका कंसेप्ट बचपन से अच्छा होगा, बचपन से जब वो पढ़ाई करने जाता था ना 10th में 9th में, तो उस समय उसने ध्यान दिया था, इसलिए वो 3-4 महीने में निकाल लिया। भाई हम अपनी बात करें तो हमको 10वीं में हमको पता ही नहीं था कि ये सब पढ़ के क्या करना है। हम तो यही सोचते थे बोर्ड साइंस स्ट्रीम, हमको कौन सा मछुआरा बनना है जो बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, तो ऐसे थे। तो जो ऐसे हैं तो भाई आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है कि 2 महीना 3 महीना पढ़ के आप पेपर निकाल लोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे खुद 1.5 साल 2 साल लगे थे, तब पेपर मेरा क्वालिफाई हुआ था, वो भी उस समय 2017-18 की बात है। तब पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी हुआ करता था, अब तो और मुश्किल हो गया है। तो आप सोचो अब कॉम्पिटिशन भी कितना बढ़ चुका है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। अब फटाफट चलते हैं यार, ज़्यादा लेट नहीं करते, 10 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। तो बात करते हैं दोस्तों, प्री के लिए आप लोगों को 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मैथ्स, आरआरबी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैं अभी आरआरबी की बात नहीं कर रहा, बाकी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 35 नंबर के 35 क्वेश्चन, इसमें भी 35 नंबर के 35 क्वेश्चन। सब में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और टोटल ये 100 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। अब डिपेंड करता है एग्जाम कैसा है, उसका लेवल कैसा है। काफी लोग क्या बोलते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, इस सब चक्करों में मत पड़ो। एग्जाम के हिसाब से, नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल अगर 60 गई थी तो इस साल भी 60 जाएगी, और ज्यादा जाएगी, उससे कम जाएगी। ये चीज पेपर जब होता है, पेपर देखने के बाद मैं एनालिसिस में बताता हूं कि एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। तो टेंशन मत लीजिए, वो मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करिए, ठीक है। अब एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शुरू के 1 से 2 महीने में तो आपको कंप्लीट पूरा का पूरा पहले बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले मैं अपने सब्जेक्ट की ही बात करूंगा। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में जो प्री है, प्री में आपके 35 में से 20 क्वेश्चन जो आते हैं, 20 मार्क्स के जो आते हैं, वो आता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की लेता हूं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वेटेज इसका। 20 नंबर, जिसको पजल सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता बनाना, या जिसको ज्यादा समय लगता है, उसके 20 नंबर गए, या ज्यादा से ज्यादा इस 20 में से एक आध पजल बस बना लेगा, 15 नंबर ऐसे ही गए। इसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। एक है सिलॉजिज्म, ठीक है। सिलॉजिज्म के अलावा एक है कोडिंग डिकोडिंग, और ये जितनी भी चीजें दोस्तों मैं 15 दिन में सिखा दूंगा आपको, 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा रीजनिंग का प्री सीखने के लिए। सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद एक आता है कोडेड इनइक्वालिटी, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग। एक और चीज कुछ बच गई शायद, मेरे ख्याल से बस इतना ही है। हाँ, सीरीज है, वो क्लर्क में आता है। तो ये कुछ टॉपिक है दोस्तों जिनकी क्लासेस मैं अभी इस YouTube चैनल पे चालू करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक पेड कंप्लीट पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है आज से ही। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी, 2 तारीख से ये एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हैं बैच को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स, जो क्लासेस आपकी मिस हो गई, उनकी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप उस क्लास को देख सकते हो और सारी चीज़ों को सीख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स मैंने इसके लिए बनाया हुआ है, रीजनिंग के लिए। अगर आप चाहें तो यस ऑफिसर पर जाकर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे अभी डिस्काउंट भी है दोस्तों, 30% का। HNY आप ये लगा लीजिएगा, HNY 30 ये कोड है, ठीक है। जब ये कोड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आप AL10 ये कोड आप लगा सकते हैं। इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है इसमें कितना समय लगता है। तो अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं ये इतनी चीजों को सीखने में आपको 15 दिन लगेंगे। हाँ, 15 दिन जानने में, बेसिक जानने में, लेकिन सिलॉजिज्म में प्रॉब्लम आती रहेगी थोड़ी बहुत, जिसमें कि आपको समय लगेगा कम से कम, मान के चलो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो सकता है, किसी किसी को 3-3, 4-4 महीने भी लगते हैं। कुछ कंसेप्ट्स उनके मिसिंग रहते हैं, तो उस वजह से गलतियां होती रहती हैं। वो गलतियां धीरे धीरे टाइम के साथ सब सुधरती जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है उसका, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे टॉपिक हैं जो मैं भूल रहा हूँ शायद, वैसे तो मुझे लग रहा है कि इतने में ही खत्म हो जाता है पेपर। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, बस आपको इतना करना है दोस्तों, आपका प्री निकल जाएगा। अच्छे से करना है क्योंकि कंपटीशन है भाई। ये ऐसा नहीं है कि 33 नंबर ले आए 100 में तो पास हो गया, ऐसा नहीं है। यहां आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट जितना आप ला सकते हो उतना आपको लेके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। तो मैथ्स, अच्छा, कुछ लोगों का एक ये भी सवाल रहता है कि सर आप हमको ये बताइए कि मेंस में क्या आता है, मेंस का क्या सिलेबस होता है। मेंस का कोई सिलेबस नहीं होता दोस्तों, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो चीज़ें यही रहेंगी जो आप पढ़ोगे, इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहेंगी, और नॉर्मल चीज़ें ऐसी रहेगी कि भाई पढ़ के आपको खुद समझ के उसको सॉल्व करना है। तो बड़ा मतलब एक सिंपल सा फंडा है भाई। अगर आपका दिमाग तेज है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो मेंस आप आराम से कर लोगे। मेंस के लिए मैं यही चीज़ सलाह देता हूँ। 60 नंबर का अगर पेपर है तो इसमें 35 से 40 नंबर के सिर्फ पजल होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनाते रहो भैया। कुछ ना भी बना तो वो तो बनेगा, इतना ज़्यादा वेटेज है वो तो बनेगा। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं वो मेंस की जो क्लासेस होंगी उसमें आप लोग सीख जाएंगे। जो जो टॉपिक पिछले सालों में करवाए जा चुके हैं वो सारे के सारे टॉपिक मैं करवाते रहता हूँ अपनी क्लासेस में। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश मैं मतलब
मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, क्वांट वगैरह मैं पढ़ाता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इंग्लिश के लिए मैं आपको लोगों को यही बोल सकता हूं कि इंग्लिश के लिए आप चाहें तो निमिषा बंसल मैम की पूरा एक कोर्स कंप्लीट एक बार कर लीजिए। साथ ही साथ जो एक मेरा मतलब मैंने कैसे इंग्लिश इंप्रूव की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा, रीडिंग जरूर करना। रीडिंग जरूर करना, आप कुछ भी करो, आप निमिषा मैम की क्लास में भी जाओगे, वो भी आपको ये सलाह देंगी कि बच्चे रीडिंग करो। बिना रीडिंग किए आप इंग्लिश को अच्छा नहीं कर पाओगे। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, आप जितनी ज़्यादा मतलब लेके बैठ गए 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा का मतलब है कंसिस्टेंट रहते हुए जितने ज़्यादा दिनों तक आप रीडिंग कर रहे हो। आप सिर्फ 10 मिनट भी अगर डेली पढ़ रहे हो और आगे कंटिन्यू आप कम से कम मान के चलो 6 महीने 8 महीने तक अगर आप रेगुलर 10 से 15 मिनट की रीडिंग करते हो, एक आर्टिकल छोटा सा पढ़ते हो, आपको इंग्लिश में 50% मदद तो ऐसी ही हो जाएगी। बाकी निमिषा मैम कर देंगी 50% आपकी मदद। हो गया भाई इंग्लिश का काम। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में दोस्तों क्या क्या टॉपिक आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्वांट की बात करें अगर हम, तो क्वांट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीआई की, जो मैं पढ़ाता हूँ। तो डीआई का जो वेटेज होता है दोस्तों, वो होता है 10 से 15 नंबर का आउट ऑफ 35। 10 से 15 नंबर का, कभी 10 का आता है, पीओ वगैरह में 15 नंबर का भी आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में क्वांट के लिए। 10 से 15 नंबर 35 में से। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसके अलावा आता है नंबर सीरीज और एक चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये हो गया, ये हो गया, ये सब मिलाकर आपका होता है टोटल 25 मार्क्स। 35 में से 25 नंबर आपके इन चीजों से आप स्कोर कर सकते हो, इतने नंबर का ये आता है, ठीक है। इसके अलावा जो 10 नंबर बचे तो वो कहां से आते हैं, तो वो आते हैं आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन से। अर्थमेटिक तो समझते ही होगे भाई, ठीक है। अर्थमेटिक क्वेश्चन से आते हैं बाकी के 10 क्वेश्चन, कभी कभार वो 15 भी हो जाते हैं, किसी किस्मत खराब है तो 15 भी हो जाते हैं वो, ठीक है। तो वो जो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन के टॉपिक कौन से होते हैं जो हमने 9th 10th क्लास वगैरह में पढ़े थे, कौन कौन से, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परसेंटेज रेशियो एवरेज, फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और कुछ भूल गया क्या, जो भी है, मतलब इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं 8 10 12 टॉपिक। तो बस ये 10 12 टॉपिक से आपके कोई 10 क्वेश्चन गिने चुने आपको एग्जाम में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है क्योंकि इनके पूरे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। अब अगर इसके बेसिक कंसेप्ट सीखने तो YesOfficer.com का अगर आप सब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें रीजनिंग की क्लासेस मैं कर ही रहा हूँ, क्वांट की क्लासेस आशीष सर करते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं पूरा का पूरा अर्थमेटिक। और ये सारी चीज़ें भी वो पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादातर इस पर फोकस करता हूँ। तो आप जिनसे भी चाहें उनसे पढ़ सकते हैं, आपको जिनका अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे आपसे सोचा हूँ कि मैं सिर्फ इस पर फोकस किया करूँगा और ये सब चीज़ों को मैं नहीं छूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांट का। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये चीज़ मैंने बता दी। इंग्लिश का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, मेंस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, मैंने टाइमिंग बता दिया कितना टाइम आपको पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रेटेजी होती है, मॉक टेस्ट। भाई बिना मॉक टेस्ट के आप पेपर नहीं निकाल सकते। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मॉक टेस्ट के बिना सर पेपर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैं तो बोलूँगा एक नहीं दो जगह से आप सबको मॉक टेस्ट लेने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है, एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप मॉक देते जा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। मतलब होता है ना, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो मैं जिस तरीके से सोचूंगा मैं उस तरीके के क्वेश्चन बनाऊंगा। हो सकता है कोई दूसरा बंदा कुछ अलग लेवल पे सोच के क्वेश्चन बना दे, इसलिए 2 अलग अलग कंपनी के मॉक टेस्ट आपको लेने चाहिए। और कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कुछ लोग मरे जी मॉक टेस्ट देते रहते हैं, सुबह नींद खुली नहीं है कहाँ कैसे खोल के मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना है भाई, आपको वीकली 3 प्री के मॉक देने हैं और 1 मेंस का मॉक देना है। ये आपका फिक्स होना चाहिए। कब, अभी ये वाला जो समय जब एग्जाम वगैरह अभी कुछ भी नहीं चल रहे हैं, जब एग्जाम का सीजन आ जाएगा 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब एग्जाम के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे तब आप इसको बढ़ा दीजिएगा 5 प्री और 2 मेंस, तब ये डेली हो जाएगा। कुछ लोग एक एक दिन में 4-4 5-5 मॉक देते रहते हैं, मैं भी करता था यार वैसा। तो आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब खुद भी मैंने किया हुआ है, दिन में 4-4 5-5 मॉक मैं देता था, लेकिन वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों। बस वो मतलब ऐसा है ना कि एक बार आप पेपर कंटिन्यू क्या पेपर देते रहोगे ना, आपके मार्क्स धीरे धीरे डिक्रीज ही होंगे, क्योंकि दिमाग जो है ना वो थक जाता है। तो आप रेस्ट लीजिए, रेस्ट लेके ही दीजिए। पहले सुबह एक मॉक अगर दे रहे हो तो एक रात को मॉक दे दो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि बैक टू बैक मॉक पे मॉक कर रहे हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है।
तो ये मॉक टेस्ट भी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट बता रहा हूँ आप लोगों को, targetbatch.in। इस पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये कोड लगा लीजिएगा HNY40, इससे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो targetbatch.in, यहाँ पर अनलिमिटेड PDF मिल जाएंगे आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन के, हर टॉपिक के हजार से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। 3-4 हज़ार से ज़्यादा PDFs अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट के लिए आपको बुक्स ये वो कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप बुक खरीदना चाहें, रीजनिंग के लिए मैं बता सकता हूँ दोस्तों, रीजनिंग की अभी मेरी जस्ट एक नई बुक लॉन्च हुई है, ये, ठीक है। तो ये मतलब पहले मैंने सोचा था बिग सरप्राइज बोल के बुक लेके आएंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार छोड़ो, कि इसमें क्या सरप्राइज है, बच्चों को तो पता ही है कि कुछ अच्छा तो करना ही है कुछ। तो ये कंप्लीट रीजनिंग की दोस्तों एक बुक लॉन्च हुई है। हो तो वैसे 2 महीने पहले गई थी, लेकिन 2 महीने पहले मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा था, अभी पढ़ाना स्टार्ट हुआ है 1 हफ्ते से। तो ये फाइनली इसमें आप लोगों को दोस्तों रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। अगर आप SSC वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो बैंक, SSC, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, तो ये बुक आपके काम आ सकती है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी प्रैक्टिस आप करें तो आप प्रैक्टिस करने के लिए targetbatch.in पर जा सकते हैं और टारगेट बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे PDF डेली बेसिस पर भी मिलते रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब मुद्दा के बाद चालू होगी इंपॉर्टेंट बात। नहीं, अभी तक तो क्या है, हम सिर्फ बता रहे थे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब ये बात करते हैं कि भैया टाइम क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपका, कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, और सर क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए और क्या नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों देखो एक चीज़ यहाँ, अब इस पॉइंट से जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना, सारी फैक्ट है। हो सकता है कुछ बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए कड़वा लग सकता है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब घर वालों ने बोल दिया कि फॉर्म भर दो तो भर दिए, या फिर मतलब कि जो ऐसे ही आ जाते हैं कि हाँ चलो यार करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा, या कुछ लोग बस ऐसा हाँ बस नौकरी चाहिए इसलिए चलो बैंक का भी फॉर्म भर देते हैं, रेलवे का भी भर देते हैं, SSC का भी भर देते हैं, इसका भी भर देते हैं, उसका भी भर देते हैं। तो मत करो यार ये चीज़, फॉर्म ही भरते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक डेडिकेटेड गोल आपका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी ना कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपको PO बनना है कि नहीं बनना है, बैंक जाना है तो क्यों जाना है, ये जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा ना तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, ये वाली चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। कट ऑफ वाली मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कट ऑफ क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। कुछ लोग 3 महीने 4 महीने तक वेट ही करते रहते हैं नोटिफिकेशन का। जब आपको पता है कि आपका ग्रेजुएशन मार्च में कंप्लीट होने वाला है, अप्रैल में या मई में कंप्लीट होने वाला है, तो अभी से तैयारी चालू कर दो ना। मार्च में अप्रैल में जब आएगा उसके बाद तैयारी चालू की, समय कितना कम बचेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिलेक्शन वो स्टूडेंट्स लेते हैं। कल का ही मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कल का जो वीडियो था, इतने कम हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरी ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं हो पाई, हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो शुरू से मेहनत करते हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आके सर 2 महीने अभी चालू करेंगे तो हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता दोस्तों। 2 महीने की चीज़ नहीं है ये मैगी नहीं बना के खा रहे हो यार, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा करियर डिसाइड करती है आपका। ये 1 साल 2 साल आपकी पूरी ज़िंदगी, 30-40 साल में आप क्या करोगे, आप कितने पैसे कमाओगे, किस पोस्ट पे जाओगे, पूरा जीवन आपका इस 1 से 2 साल में निर्भर करता है। तो जी जान लगा के मेहनत करना है दोस्तों आप सभी को। कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत रहो, नोटिफिकेशन वगैरह के चक्कर में मत रहो, रिजल्ट के चक्कर में मत रहो, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। वो स्टूडेंट्स भी जो 1 अप्रैल का वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का, मत करो यार। जब आपको पता है 1 जनवरी रिजल्ट आता है, RRB PO क्लर्क आ गया ना, वेट करके क्या ही कर, आ गया ना रिजल्ट। तो ऐसा तो नहीं रिजल्ट नहीं आया, पहले तो नहीं आ गया ना। वैसे 1 अप्रैल को आपका आने वाला है IBPS PO और IBPS क्लर्क का रिजल्ट। तो भाई क्यों वेट कर रहे हो, आपने दे दिया ना पेपर, होना होगा हो जाएगा। पढ़ाई चालू रखो अपनी आगे की। अगर आपका पेपर अच्छा गया होगा, होना होगा तो हो ही जाएगा। आप वेट क्यों कर रहे हो भाई रिजल्ट का, कि रिजल्ट आएगा देखेंगे फिर। मानता हूँ मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, थोड़ा पढ़ लो यार। मैं ये नहीं बोलता दिन और रात पढ़ो जैसे पहले पढ़ रहे थे, पर एटलीस्ट दिन का कम से कम 2 से 3 घंटा इतना तो कर सकते हो। बाकी दिन करो एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट के बाद पढ़ाई कर लेना फिर। तो बस ये चीज़ें कहना चाहूँगा दोस्तों कि अच्छे से मेहनत करिए। चलिए अब टाइम की उसकी बात कर लेते हैं लास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना कितना समय किसको किसको देना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों जीके, तो जीके को कितना समय देना चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है।
फिर कुछ लोग फिर बोलेंगे नहीं सर जीके को इतना कम क्यों है या इंग्लिश को इतना कम क्यों। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी हर किसी की अलग अलग होती है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आप हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा करना हो, आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जीके की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटा मोर देन सफिशियंट है, 1 और 1.5 मेरे हिसाब से। अगर आप डेली कर रहे हो तो ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता जो हफ्ते में एक साथ पढ़ते हैं, 4-4 दिन गैप करते हैं, 2-2 दिन गैप करते हैं। जो बंदा डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, भाई 1 घंटे से ज़्यादा कितनी न्यूज़ पढ़ लोगे, कितनी ही न्यूज़ इतनी आ जाती है। 1-1.5 घंटा ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन सफिशिएंट होता है। मैंने खुद 1 घंटा पढ़ के निकाला है, तो कोई बहुत वो वाली चीज़ नहीं है, बस हाँ रेगुलर रहना पड़ेगा आपको, तभी ये पॉसिबल है। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश के लिए भी सेम मैं बोलूँगा 1 से 1.5 घंटा। आप इसको 1.5 घंटा तक मान सकते हो, ठीक है। 1.5 घंटा तक इसलिए मान सकते हो क्योंकि आपको रीडिंग भी करनी है, तो 15 मिनट की तो रीडिंग निकाल दो, फिर आप कुछ ग्रामर वगैरह पढ़ोगे, फिर कुछ प्रैक्टिस भी करोगे, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए 1 से 1.5 घंटा आप मान के चलिए। तो जीके 1 से 1.5 घंटा, इंग्लिश 1 से 1.5 घंटा, दोनों का कंबाइंड अगर बात करें तो मैक्सिमम भी लेते हो तो 3 घंटे में ये चीज़ खत्म। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये 2 सब्जेक्ट को करना कब चाहिए। काफ़ी लोग रात में करते हैं, मत किया करो रात में। एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, मानना हो तो मानो, नहीं तो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट आपके 11 बजे के पहले खत्म हो जाने चाहिए। 11 बजे के पहले पहले आपके ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए। इसके बाद आपको ये 2 सब्जेक्ट को नहीं छूना ही नहीं है, बिल्कुल। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखो। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई रात को सोने से पहले एक बार जीके का रिवीजन कर लो, ये चीज़ कर सकते हो। या जो आप इसकी इंग्लिश की रीडिंग करते हो ना, सुबह सुबह तो करना ही करना है, रात में एक आध पैरा और कुछ रीड कर लो, एक आध आर्टिकल और रीड कर लो, ये कर सकते हो आप। अब बात करते हैं कि भाई रीजनिंग और मैथ्स को कितना समय देना चाहिए। दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीख गए तो हो गया, इसमें आपको दिन के 3-3 घंटे 4-4 घंटे की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो मैं दोनों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग कम से कम 3 से 4 घंटा और क्वांट भी बिल्कुल 3 से 4 घंटा, इतना समय आपको देना पड़ेगा। काफ़ी लोग सोच रहे हो सर 8-9 घंटे, हाँ भाई हाँ, 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये सोच के पढ़ाई करो कि जब बैंक में नौकरी लगेगी तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप बैंक में बैठे हो, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई करो। बस फर्क ये रहेगा कि यहां पर आप नॉन स्टॉप बैठोगे, सिर्फ एक लंच ब्रेक मिलेगा। आप घर में बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि रात तक आप 9-10-11 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो और सुबह 7 बजे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग 5 बजे से भी कर देते हैं। उठते कैसे हैं यार इतनी जल्दी। तो ये जो टाइम है ना, जो आप बैंक में बैठ के काम करोगे 8-9 घंटे नॉन स्टॉप, उसी चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में आपको घर में प्रिपरेशन करनी है। आज से ये मान लो कि भैया आपकी नौकरी लग गई है, बस सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी आगे जाके मिलेगी, नौकरी लग गई है, आपको दिन के 8 से 9 घंटे देने हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को दे दीजिए, टुकड़ों में दीजिए। सुबह जीके और इंग्लिश कर लिए, फिर थोड़ा गैप ले लिए, फिर रीजनिंग कर लिए, फिर गैप ले लिए, फिर मैथ्स कर लिए, हो गया। 4 ही सब्जेक्ट है यार, ज़्यादा नहीं है। आरआरबी वगैरह की बात करिए तो उसमें आता है कंप्यूटर वगैरह, जब आएगा आरआरबी उस समय देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, 1 महीने में भी आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। टाइम कितना देना है, क्या क्या टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना है आपको, और कितना कितना समय देना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ सर कुछ तो बच गया, कुछ छूट गया जो आपको और बताना चाहिए था, तो बिल्कुल आप बताइए, नीचे कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं बिल्कुल वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द से जल्द। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।